निश्चित तौर पे ये आपके काम आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। दूसरी बात, प्रेपोजिशन ना तो हिंदी मीनिंग से होता है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, आपको सिर्फ पोजीशन समझ में आई होनी चाहिए। प्रेपोजिशन ऐसे नहीं होता है कि दीवार के लिए क्या लगेगा, टेबल के लिए क्या लगेगा, छत के लिए क्या लगेगा, पंखे के लिए, ऐसे नहीं पढ़ना होता है ये टॉपिक, ना हिंदी बना बना के पढ़ना होता है। आपने हर प्रेपोजिशन की एग्जैक्ट पोजिशन समझनी होती है कि ये प्रेपोजिशन किस सेंस में आता है, किस मीनिंग में आता है, इसकी एक्चुअल पोजिशन क्या है। तो प्रेपोजिशन के टॉपिक का सबसे बड़ा फोकस आपने किस पे रखना है, पोजिशन पे। पेपर में ये दो तरीके से आता है बेटा, एक तो आते हैं कॉन्सेप्ट्स, दूसरे आते हैं फ्रेजेस। जो मैंने बुक बनाई है उसमें मैंने दोनों डाले हैं, कॉन्सेप्ट भी और फ्रेजेस भी, और क्वेश्चन भी दोनों से रिलेटेड डाले हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी और फ्रेज से रिलेटेड भी। अब ये दोनों होते क्या हैं? कॉन्सेप्ट का मतलब है इन और ऑन में फर्क क्या है। फ्रेज का मतलब है डाई इन और डाई ऑफ में फर्क क्या है। प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग बदल जाना। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इन की क्या पोजीशन है और ओन की क्या पोजीशन है। जैसे इन की ये पोजीशन होती है और ओन की ये पोजीशन होती है, बिल्कुल उल्टे हैं दोनों आपस में। ये इन है और ये ओन है, तो इन ओन की क्या पोजीशन है, कैसे यूज करना है, दिस इज कॉन्सेप्ट। डाई इन आता है एक्सीडेंट में मौत, और डाई ऑफ होता है जानलेवा बीमारी से मौत। तो डाई इन डाई ऑफ, इस तरीके से प्रेपोजिशन को पढ़ना क्या कहलाता है, फ्रेजल प्रेपोजिशंस, फ्रेजेस या फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ऐसे कई नामों से इसे बुलाया जाता है। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी पढ़ेंगे, और प्रेपोजिशन की बुक में मैंने दोनों डाले भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी डाले हैं और फ्रेजेस भी डाले हैं। चैट चल पड़ी है फाइनली। ओ सविता, थैंक यू थैंक यू। हाँ, स्केयर क्रो कहते हैं, वो तो मैं समझ गई, हिंदी में पूछ रही थी मैं क्या कहते हैं। इंग्लिश में तो मैं समझती हूँ सविता और शिवम, इवन थैंक यू फॉर टेलिंग, पर हिंदी नहीं याद आई मुझे कि हिंदी में क्या बोलते हैं स्केयर क्रो को। और स्केयर क्रो तो क्या है, दो शब्द मिला दिए, कौओं को डराने की चीज है ना, स्केयर मतलब डराना, क्रो मतलब काऊ काऊ, तो स्केयर क्रो तो उस तरीके से डेवलप हो गया शब्द। हिंदी में कुछ और कहते हैं इसको, बड़ा फनी सा होता है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। चलो, तो हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और फ्रेजेस भी पढ़ेंगे। फ्रेजेस तो हम किताब की मदद से ही पढ़ेंगे, यानी बुक के अंदर होंगे फ्रेजेस, वहीं से ही पढ़ना है हमें, है ना, तो उसके लिए तो बुक चाहिएगी। तो फिलहाल हम क्या शुरू करेंगे कल से, कॉन्सेप्ट्स। अब तो चल पड़ी चैट, बीच में रुक गई थी, अब दिख रही हैं, ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था एक भी मैसेज, मुझे लगा ये सब चले गए। अच्छा, ऐसे ये मूव करनी पड़ती है, अपने आप नहीं दिखती है? पता नहीं ये शिवम शर्मा ने कुछ टेढ़े मेढ़े डिजाइन भेज रखे हैं। चैट मुझे दिख ही नहीं रही थी, बेचारा इसलिए ट्राई कर रहा होगा, क्या पता कुछ दिख जाए। कोई नहीं, वो मैं समझती हूँ, यहाँ 3 स्टूडियो हैं, आप अकेले हो। चलो, अब कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे एट और इन के यूजेस। कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इन, इनटू और इनसाइड के यूजेस। सारी प्रेपोजिशन लिख रही हूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऑन, अपॉन, ऑन टू के यूजेस। हम पढ़ेंगे एमिड और एमिड्स के यूजेस। हम पढ़ेंगे एट और ऑन के यूजेस। हम पढ़ेंगे इन, ऑन और बाय का डिफरेंस। ये कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगी मैं, प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स भी बताते चलूंगी और इनके कंपैरेटिव स्टडी भी हम करते चलेंगे। इसके अलावा हम करेंगे बिटवीन, अमंग और मंगस्ट के यूजेस। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। इसके अलावा हम करेंगे अक्रॉस थ्रू, काफी बड़ा टॉपिक है, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा करने में ही 5 से 6 क्लास लग जाएंगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। इसके अलावा हम कर सकते हैं अबव, ओवर, बिलो, अंडर, और हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं लिखा मैंने, इन, ऑन और बाय लिख लिया, बाय और विद नहीं लिखा, ऑफ और ऑफ नहीं लिखा, ऑफ और फ्रॉम नहीं लिखा।
और भी कुछ प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, अभी मुझे स्ट्राइक नहीं कर रही हैं दिमाग में। आपको कोई ऐसी प्रेपोजिशन लगती हो जो आपने कभी कहीं सुनी है, पढ़ी है, देखी है, पर इस्तेमाल करनी नहीं आ रही, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लगभग मेरे दिमाग में जितनी आई उतनी मैंने लिख दी। लिख ली बेटा? ऑलमोस्ट पेयर्स लिख लिए हैं जो जर्नली मैं डिस्कस करती हूँ कॉन्सेप्ट के। आपको कोई, आप में से किसी बच्चे को कोई ऐसी प्रेपोजिशन हो जो पढ़ते हो समझ नहीं आती है और वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप बता सकते हो, हम वो कर लेंगे। ठीक है बेटा? अब आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, शिवम कुछ आपस में बात कर रहे हो, मुझे बताओ इसके अलावा कोई और प्रेपोजिशन है जो आपको जरूरत महसूस होती हो, आपने कहीं देखी हो किसी पेपर में, किसी किताब में, किसी बच्चे ने आपसे पूछी हो, आपको ना आई हो समझानी, या पढ़ पढ़ के भी जो समझ नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन अगर आपके दिमाग में है तो लिख दो एक बार, फिर वो मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगी और आपको समझ में आ जाएगी, फिर वो बोलो। फिलहाल मेरे दिमाग में इतनी सी ही आ रही हैं और मेरा दिमाग अभी पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक। तो आपको कोई लग रही हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। बिसाइड और बिहाइंड, ठीक है? पहले बताऊंगी बिसाइड के साथ बिसाइड्स, और बिहाइंड बता दूंगी अलग से। ऐसे तो राउंड और अराउंड भी कर लेते हैं, फिर अगर आपको बिहाइंड वाले कॉन्सेप्ट में परेशानी है तो राउंड अराउंड में भी पक्का होगी, तो राउंड अराउंड भी कर लेंगे। सिनोनिम की सिर्फ एक ही वीडियो है, उस एक में सारी क्लास हैं एक साथ, उस पर क्लिक करोगे ना तो उसके अंदर 10-11 क्लास मिलेंगी आपको टोटल, उसमें सारे 900 सिनोनिम्स हैं, उस एक पे क्लिक करोगे फिर मिलेंगी। और कोई प्रेपोजिशन जो आप चाहते हो मैं पढ़ाऊं, आपको कंफ्यूज करती हो, मुश्किल लगती हो, नहीं तो मेन से कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब कल मैं एंट्री करूंगी तो इनमें से एक एक को हम पढ़ना शुरू कर देंगे। मेरी इच्छा ये है कि आप इस पीडीएफ को पक्का पक्का किसी तरीके से या किसी कॉपी में कहीं लिख लो इन सबको, मैं एक तरफ हो जाती हूँ, क्योंकि क्या होगा कि पढ़ाते पढ़ाते ना एक आधा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो लिस्ट में तो था पर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे छूट गया, तो कुछ ऐसा कुछ छूट जाए, मैं आपसे पूछूं और क्या रहता है, कितना हो गया, ये हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं ऐसा पूछ सकती हूँ इस टॉपिक में, तो आप इसको कहीं नोट कर लो ताकि जब मैं पूछूं तो आपको पता हो कि मैम ये रहते हैं, आप फट से चैट में लिख दो ये रहते हैं, कोई सा भी चुन लो आप। कल से हम इस टॉपिक को शुरू कर लेंगे और आप ये मान के चलो कि 50% मैं इस वीक में और 50% इसको कॉन्सेप्ट को अगले वीक में निपटा दूंगी। फ्रेजेस बुक के अंदर हैं, तो जब बुक की पीडीएफ डलेगी आपको फ्रेजेस मिल जाएंगे, वहां से थोड़ा थोड़ा रीडिंग फ्रेजेस हम करना शुरू कर देंगे। ओके बच्चों? साइड बिसाइड निर्मला ये कोई प्रेपोजिशन नहीं होती बेटा, साइड साइड का मतलब तो एक तरफ ही होता है बस, बिसाइड होती है वो मैंने लिख दी। साइड इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन बेटा। चलो, और कोई चॉइसेस नहीं आ रही हैं तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, सफिशिएंट। कल मुलाकात करते हैं आप सबसे, यहां तक सबको ठीक ठीक समझ आ गया हो, कनेक्शन बन गया हो तो मेरे लिए थम्स अप और बाय बाय जरूर भेज दो फटाफट से, जल्दी 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 से बच्चों थम्स अप कर दो। बॉटम और बिलो, बिलो प्रेपोजिशन होती है, बॉटम नहीं होती है। बॉटम एडजेक्टिव है बेटा, साइड भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन की तो तुलना ही नहीं हो सकती, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिलो में समझाऊंगी ही, बिसाइड में समझाऊंगी निर्मला, ठीक है? तो वहां से आपको बिलो और बिसाइड क्लियर हो जाएगा। बॉटम का मतलब तो नीचे की तरफ ही होता है बस। आप पूछ इसलिए रहे हो कि मैम बिलो भी नीचे होता है बॉटम भी नीचे होता है, कैसे पता लगेगा? तो फर्क बता दूंगी, डोंट वरी। जब बिलो पढ़ाऊंगी ना तभी देखो, बिलो के साथ मैंने अंडर लिखा है, बीनीथ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। कनेक्शन बन गया, ठीक है। बिजूका बोलते हैं, अच्छा शिवम, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बिजूका मुझे किसी ने नहीं बताया आज से पहले चलो कोई बात नहीं, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो कल मिलूंगी आप सबसे, खुश रहिएगा। थोड़ी लेट हो जाती हूँ, बुरा मत माना करो, लगातार क्लास में होते हो बेटा, भाग दौड़ के पहुंचती हूँ, बल्कि आपकी क्लास से पहले मेरा 5 मिनट का टी ब्रेक होता है, आज तो मैं वो भी नहीं कर पाई, एनर्जी ले लेती हूँ थोड़ी, फिर अगली क्लासेस पढ़ानी होती है, तो आज तो मैंने चाय भी छोड़ दी कि आपका बैच लेट हो गया था। तो कल मिलते हैं, खुश रहिएगा। अब पिछली क्लास में प्रेपोजिशनल पेयर जब मैंने बोर्ड पे लिखे
तो सबसे पहला हमारा पेयर था एट और इन। सबसे पहला क्या था बच्चों? एट और इन। तो आओ अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एट और इन में अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो या तो हमारा एग्जामिनर प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा या हमारा एग्जामिनर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। अगर वो प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो ध्यान से सुनना, आपने अपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि किसी स्मॉल प्लेस का नाम है या किसी लार्ज प्लेस का नाम है। अगर स्मॉल प्लेस का नाम हो तो एट और अगर लार्ज प्लेस का नाम हो तो इन। अब इन स्मॉल और लार्ज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए मैम? तो ध्यान से देखो बेटा, जब भी वो किसी स्मॉल प्लेस की बात करेगा तो किसी गांव का नाम लिखा होगा, किसी कस्बे का नाम लिखा होगा, किसी गली का नाम लिखा होगा। अगर गांव, कस्बा, गली के अलावा वो लिखेगा तो किसी घर का नाम लिख सकता है, किसी घर का नंबर लिख सकता है। हाउस नेम, हाउस नंबर समझते हो ना आप? या फिर वो किसी पब्लिक प्लेस का नाम लिख सकता है। पब्लिक प्लेस से हमारा मतलब होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, या किसी चौक या चौराहे का नाम हो सकता है। चौक या चौराहे, इस तरीके से क्रॉसिंग्स जो होती हैं आपकी, उनका नाम हो सकता है। तो आपने स्मॉल मानते हुए एट लगाना है। इसके अलावा वो सिटी, स्टेट, कंट्री, इनके नाम लिखे या किसी ओपन प्लेस को लिख रहा है, या किसी ओपन प्लेस। ओपन प्लेस क्या होते हैं मैम? जैसे कि प्लेग्राउंड, नदी, कुआं, रिवर, ये सारे ओपन प्लेसेस होते हैं जो अनकवर्ड फ्रॉम अपसाइड होते हैं। आज बहुत मुश्किल से क्लास स्टार्ट हुई है मेरी। अर्चना मैं थोड़ा लेट थी बेटा, मैंने ही मैसेज डलवाया था कि 5 मिनट में लेट हो जाऊंगी, बच्चों को इंटीमेट कर दो, कहीं वो इंतजार कर रहे हो। और मैसेज इसलिए डलवाया था कि कल मैं आ नहीं पाई, तो मुझे लगा कहीं आपको लगे आज भी नहीं आ रही हैं, इतना लेट हो गया है तो कहीं आप गायब ना हो जाओ, इसलिए मैंने मैसेज डलवाया था। लेट हो रही हूं, आऊंगी पक्का। कल तो फंस गई थी बेटा, नहीं तो इंस्टेंटली ऐसे मैसेज डाल के नहीं छुट्टी करती मैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड प्लान कर देती हूँ, बता जाती हूँ। खड़े पैर मैसेज तब डलवाना पड़ता है जब हिलने डुलने की अवस्था एकदम से बिगड़ गई हो कि अब तो पहुंच ही नहीं सकते बैच में कुछ भी करके। तो ऐसा तो कुछ रीजन हो गया था, इसलिए मैं कल नहीं आ पाई। हम जानते हैं जब जरूरी होता है। हाँ, यही बात है अर्चना। और पता ही क्या होता है, आपका बैच ना दोपहर में 12 बजे है और सर्दियों में ये एक ऐसा टाइम होता है कि कोई ना कोई कैसा ना कैसा काम, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। इस वजह से एक आधा ऑफ आपका इस तरीके से हो जाता है। पर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डलवाने की कोशिश करती हूँ जब भी ऐसा ऑफ हो, है ना। बंदा कितना भी बिजी है, थोड़ा तो ध्यान रखना कोशिश कर सकता है, इसलिए कोशिश करती हूं मैं कि कुछ ना कुछ आपका रिप्लेसमेंट में मैं डलवाने की कोशिश करूं। पर कल ऐसा कुछ हो नहीं पाया, एकदम से मुझे ऑफ डलवाना पड़ा इसलिए। ओके जी निर्मला जी, आप तो समझते हो, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, नहीं तो वो सोचते हैं कि क्या यार रोज रोज ऐसा करते हैं, मजाक बना देते हैं, ऐसा होता है। हालांकि मैंने ये देखा है कि बच्चे खुद ज्यादातर बार क्लास नहीं लगाते हैं, लाइव नहीं आते हैं, चैट में रिप्लाई भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर टीचर एक आधी छुट्टी फालतू कर ले तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या मतलब है। यानी हमसे पूरा प्रोफेशनलिज्म चाहिए पर अपने आप से नहीं। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि हम ना सामने वाले की गलतियां देख पाते हैं। सामने वाला हमारे सामने खड़ा है, हमारी आंखें उसे देखती हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसे महसूस करती है, तो वहां पे रिएक्ट करना आसान होता है। पर हम अपने आप को देख नहीं पाते, और जब हम अपने आप को देख नहीं पाते तो हम ये भी नहीं पता लगा पाते मैं सही हूं या मैं सही नहीं हूं। तो इसलिए लोगों को दूसरों की गलती देखने की आदत ज्यादा पड़ी रहती है इंस्टीड ऑफ अपने। ये ह्यूमन नेचर है। सामने वाले की गलती हमें फट से दिखती है, अपनी नहीं दिखती, क्योंकि सामने वाला हमें दिखता है, खुद को हम देख नहीं पाते। अगर हम आईने के सामने खड़े हैं तो हम अपने आप को भी देख पाते हैं और अपनी गलतियां भी देख पाते हैं। अगर हम अपने अंतर मन से बात करते हैं तो भी हम अपनी गलतियां देख पाते हैं। पर ये दो सिचुएशन बहुत कम आती हैं एक दिन में कि हम अपने आप से बात करें या हम आईने के सामने खड़े रह के ये
एनालाइज करें कि मैं सही या गलत। अब ये दो सिचुएशन आती नहीं तो हमें अपनी गलती दिखती नहीं। अब हमें अपनी गलती दिखती नहीं तो सामने वाला तो भाई इंसान तो गलतियों का पुतला है, भगवान ने बनाया है, बनाते बनाते ही बहुत सारी गलतियां डाल दी थी अंदर, तो इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी इंसान हूं, इसलिए छोटी मोटी इस तरह की ऊंच नीच हो जाती है। पर आपसे हमेशा मैंने एक वादा किया है कि क्लास में आ गई तो जो पढ़ाऊंगी वो ऐसा पढ़ाऊंगी कि आप भूलेंगे नहीं, डेफिनेटली वो आपके काम आएगा। जितना पढ़ाऊंगी वो उस समय के हिसाब से खूब ज्यादा होगा, और आपका कार्ड रहे ना रहे, एक्सपायर हो जाए, फिर भी मैं आपको कोर्स तक और आपको जब तक मदद चाहिए तब तक पढ़ाऊंगी। बस एक दो चीजें जरूर कमियां हैं। पहली कमी, ज्यादातर बार मैं भागते दौड़ते, क्योंकि लगातार सारी क्लास पढ़ानी होती है, कुछ मिनट लेट होती हूँ, ये मैं स्वीकार भी करती हूँ, ये मुझे पता भी है, पर ये बस की बात नहीं है, इसे रोका नहीं जा सकता। और दूसरा, इंस्टेंटली एक आधी बार ऑफ करना पड़ जाता है, रीजन बीइंग क्लासेस के अलावा भी बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पर इवन देन आई ट्राई टू बी रेगुलर कॉन्टिन्यूसली मोर देन एब्सेंटिज्म। ज्यादा मेरी रेगुलरिटी आपको देखने को मिली होगी इंस्टेड ऑफ एब्सेंटिज्म। तो दोनों चीजें, मतलब मुझे तो अपना, मैं स्वीकारू ना, मेरे अंतर्मन को भी तो पता है ना कि ये दो चीजें हैं, पर और 100 चीजें ऐसी है जो मैं अच्छी करती हूँ, तो इसलिए इन दो को आपको कहती हूँ इग्नोर कर दिया करो, कोई बात नहीं। आ जाओ। तो हमें जहां पे भी स्मॉल प्लेस मिलेगा, विलेज, टाउन, गली का नाम, किसी भी गली का नाम, चौक चौराहे का, घर का नाम, घर का नंबर, सारे के सारे स्मॉल एट लगा दो, बड़े आते ही इन लगा दो। जैसे आई लिव इन रोहतक, ही वॉज एट स्कूल। समझ गए? तो स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस स्मॉल प्लेस है, इसलिए एट। रोहतक एक सिटी है, सिटी एक लार्ज प्लेस है, लार्ज प्लेस है, तो मैंने क्या लिखा? इन। समझ गए? अच्छा, काफी ठीक होगी सोनी आपकी इंग्लिश, बहुत बढ़िया, गुड। इतनी जल्दी क्यों एंड हो रहा है? क्या शिवानी, क्या एंड हो रहा है? कुछ आपस में बात कर रहे हो शायद। एंड कहां हो रहा है फिर शिवानी आपका बैच? बुद्धू बच्चे, देखो इसमें भी मैंने कितनी सारी अच्छी बातें बोली ना, उसमें भी कुछ बुरा ढूंढ लिया। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा अब क्या बुरा ढूंढा है, पर शिवानी कह रही है, उसके मैसेज से लग रहा है जैसे कुछ अंत वाली बात हमने करी है। नहीं करी मैंने तो, बिल्कुल भी नहीं करी। चलो, तो ये एट और इन का हो गया प्लेस वाला केस। अब हम करेंगे एट और इन का टाइम वाला केस, पर इस स्लाइड पे समय नहीं, सॉरी स्पेस नहीं है, तो अगले पे लिखते हैं। एट और इन को अगर टाइम के लिए लगाया जाए तो कौन सा कहां पे आएगा? देखो, जहां पे भी फिक्स टाइम होगा, जहां पे भी फिक्स टाइम होगा एट, और जहां पे भी ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम होगा, ड्यूरेशन या पीरियड, वैसे तो एक ही बात होती है। अरे पूरा शब्द ही गायब हो गया। ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आपका आंसर इन होगा। अब ये फिक्स टाइम क्या है मैम और ड्यूरेशन क्या है? ध्यान से देखो, फिक्स टाइम का मतलब ऐसा टाइम जिसके पीछे एएम है, पीएम है, ओ क्लॉक है। जैसे 5 AM ऐसा लिखा है तो हम बोलेंगे एट 5 AM, आई गेट अप एट 5 AM, इस तरीके से। जबकि ड्यूरेशन अगर एग्जामिनर दिखाएगा तो वो उसके पीछे लिखेगा मिनट्स, वो उसके पीछे लिखेगा सेकेंड्स, वो उसके पीछे लिखेगा आवर्स, वो उसके पीछे लिखेगा डेज, हो सकता है मंथ्स, हो सकता है ईयर्स, वीक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका आंसर है इन। समझे बच्चों? तो जहां जहां पे हम बात कर रहे हैं एएम पीएम ओ क्लॉक की, हम एट लगाते चलेंगे। जहां जहां पे हम बात कर रहे हैं मिनट सेकंड आवर की, डेज मंथ्स वीक्स ईयर्स की, हम इन लगाते हुए चलेंगे। समझ गए? क्लास करने में अच्छा लगता है और उसका बैच फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स वाई। नहीं अर्चना, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मेरी संतुष्टि नहीं होगी ना कि जितना जरूरी था उतना पढ़ा दिया, वैलिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरा काम है एक्सटेंड कराना। इट इज नॉट योर प्रॉब्लम शिवानी, सो बी हैप्पी बेटा, डजंट मैटर। 7 फरवरी तक नहीं होगा खत्म, भले ही आपने बैच 7 फरवरी को ले लिया था, फिर भी आपको वैलिडिटी नहीं खत्म होगी, घबराए नहीं आप।
एक्सटेंड कर दूंगी मैं, जब तक मेरी संतुष्टि नहीं होती कि जितना जरूरी था उतना पढ़ा दिया। मैं खुद आपको बोलूंगी अब काफी है, अब आगे मत सुनो मुझे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। आप टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर करो, ऐसे चलो आप, फिर मैं खुद आपको बोल के जाऊंगी, ठीक है? तब तक मैं आ रही हूं, पढ़ा रही हूं, आप घबराए नहीं। चलिए, तो ये हमारा एट और इन का प्लेस वाला काम भी हो गया और टाइम को भी हमने डिस्कस कर लिया। यानी कि अगर वो कहता है ही विल बी बैक, ही विल बी बैक, और आगे उसने लिख दिया डैश 10 days, क्या लिख दिया? ही विल बी बैक डैश 10 days, तो हम कहेंगे इन 10 days। समझे बच्चों? तो आपने बेसिकली ये देखना है, डेज, मंथ, ईयर, सेकेंड, आवर हो तो इन, एम, पीएम, ओ क्लॉक हो तो एट। ये हुआ हमारा पहला पेयर। जल्दी थम्स अप डालो अगर यहां तक सबको समझ आ गया है तो। अब मैं ले लेती हूं अगला पेयर। थोड़ा सा आज लेट आए ना, तो थोड़ा सा स्पीड ठीक रखेंगे, चैट पे कम ध्यान देंगे। इन फ्रंट ऑफ, अब बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का ही मतलब होता है किसी के सामने। क्या है? किसी के सामने। पर हमें तो अपने एग्जाम में कोई एक चूज करना है, तो वो एक हम कैसे चूज करेंगे? वो एक हम चूज करेंगे बिफोर में लिविंग को देख के और इन फ्रंट ऑफ में नॉन लिविंग को देख के। क्या बात कर रहे हो मैम? मैं ये कह रही हूं, अगर एग्जामिनर ने हमें कहा आई वॉज स्टैंडिंग डैश यू, और एक एग्जामिनर ने कहा आई वॉज, लगभग सिमिलर बनाऊंगे सेंटेंस, ध्यान से देखना, आई वॉज स्टैंडिंग डैश योर हाउस। मैंने लगभग सेंटेंस सेम लिखा है, हल्का सा डिफरेंस किया है ब्लैंक के बाद। तो आप ध्यान से अगर देखो तो यहां मैं लिविंग को रिप्रेजेंट कर रही हूं, देखो एक बार ध्यान से, और यहां पे मैं नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रही हूं, है ना? तो जहां जहां हम लिविंग को रिप्रेजेंट करेंगे हमको आंसर क्या लेना है? बिफोर। जहां जहां हम नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करेंगे अपने को आंसर क्या लेना है? इन फ्रंट ऑफ। तो ऊपर वाला सेंटेंस बनेगा आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। दिस इज द डिफरेंस। ओ सोनी थैंक यू, नहीं तो खाली खाली लगता है, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। चलो अब ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट भी डन। आई नीड थम्स अप्स अगेन, फिर से चाहिए थम थम जप जप। अगला पेयर लेते हैं। ऑफ और फ्रॉम में क्या फर्क होता है? ये दोनों आते हैं मेड के केस में, ज्यादातर बार पेपर में मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, और इंग्लिश में क्या लगता है सेंस बराबर आती है। मैंने बोला दिस चेयर वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, और एक मैंने कहा दिस चेयर, ऑलमोस्ट सेम लिखूंगे ध्यान देना, वॉज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अब एक बार सेंटेंस को ना आप लोग खुद पढ़ के देखो। एक तो मैंने बोला दिस चेयर वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये चेयर प्लास्टिक की बनी है। एक मैंने बोला दिस चेयर वॉज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ये चेयर प्लास्टिक से बनी है। हिंदी करें इंग्लिश करें सेम सेम सी फीलिंग आती है, तो बच्चा फंस जाता है। भाई अब मैं ऑफ लगाऊं कि मैं फ्रॉम लगाऊं? तो पता लगाने का बिल्कुल सीधा तरीका कि मेड के साथ ऑफ तब लगाना है जब आप एक से दूसरी चीज का बदलाव फिजिकल दिखा रहे हो। अगर आप उस बदलाव को केमिकल दिखा रहे हैं तो आपने लगाना होता है फ्रॉम। अब ये फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं? साइंस में आते हैं ये। फिजिकल चेंज का मतलब होता है विच कैन बी रिवर्स्ड, जो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे प्लास्टिक से पेन बना है, ये पेन टूट भी जाए तो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा, ये फिजिकल चेंज है। जबकि दूध से रसगुल्ला बना दिया, दूध से पनीर बना दिया, तो ये केमिकल चेंज है। पनीर को कितना ही फोड़ दो दूध वापस तो नहीं बनेगा, तो ये केमिकल चेंज है। ऐसे पता लगता है कि फिजिकल चेंज किया या केमिकल। तो अगर चेंज फिजिकल हो मेड ऑफ,
अगर चेंज केमिकल हो, मेड फ्रॉम। अब आप खुद देखो इन दो क्वेश्चंस को। मैंने क्या कहा, प्लास्टिक से बन गई कुर्सी, तो फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल? सीधी सी बात है, फिजिकल मैम, क्योंकि चेयर टूट भी गई तो प्लास्टिक रहेगा, और फिजिकल चेंज में तो ऑफ आता है, यानी ऊपर वाला सेंटेंस सही और नीचे वाला गलत। पर अपने अपने अंतर मन में विचार करना, आपको सही सेकंड वाला लग रहा था जब आप पढ़ रहे थे, जब आप हिंदी बना रहे थे, जब आप जचा रहे थे, तो फीलिंग आ रही थी कि सेकंड सही है, पर लॉजिकली सही कौन सा है? फर्स्ट। ये फायदा होता है प्रेपोजिशन को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने का। तो हमने पढ़ा मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, जल्दी से बताएं। इन होता है पूनम मलिक जी, मॉर्निंग इवनिंग में भी इन होता है बेटा। आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आई विल सी यू, इस तरीके से। एट नहीं आता, इन आता है। चलो, नीड थम्स अप्स अगेन, ऑफ और फ्रॉम अभी तो किया था ये तो हमने, ऑफ और ऑफ। अब ये करते हैं, इस वाले ऑफ की हिंदी होती है का, के, की। मतलब जहां पे भी आप पोजेशन या रिलेशन, चाहे आप रिलेशन दिखा रहे हो, चाहे आप पोजेशन दिखा रहे हो, अधिकार या संबंध कहते हैं हिंदी में, आपका आंसर क्या होता है? ऑफ होता है। पर इसकी हिंदी होती है से अलग, यानी जब आप सेपरेशन दिखा रहे हो, एक चीज का दूसरे से अलग होना दिखा रहे हो, तो उस केस में इंग्लिश कहती है भाई ओ डबल एफ लगाओ। कैसे? मैंने कहा ही फेल ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिरा। और एक मैंने कहा दिस बुक इज ऑफ नेहा, ये किताब किसकी है? नेहा की है, या फिर इसी को नेहाज बुक भी शॉर्ट में हम कह सकते हैं। मतलब काके की दिखाना है तो सिंगल एफ, और कहीं से दूरी, एक से चीज दूर होती दिख रही है तो डबल एफ। आपने बड़े ध्यान से पेपर में देखना होता है कि वो एक दूसरे को पास आता दिखा रहा है या एक दूसरे को दूर जाता दिखा रहा है। अगर वो दूर जाता दिखा रहा है आप डबल एफ यूज करेंगे, पास आता दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, काके की दिखा रहा है, तो आप सिंगल एफ लगाएंगे। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पेड़ से आम गिरा, कौन से वाला ऑफ आएगा बताओ, डबल एफ कि सिंगल एफ? जल्दी जल्दी बताइए, डबल एफ के सिंगल एफ? बताओ जल्दी जल्दी, क्या होना चाहिए? गुड, डबल एफ। अब थम्स अप और डाल दो अगर ये बात भी समझ आ गई है तो। जल्दी जल्दी, अगला पेयर ले रही हूं तब तक। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। देखो, इन तीनों का ही मतलब होता है के बीच में, इसलिए हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई अब क्या करें, तीनों को ही कह रहे हैं के बीच में, तो कैसे फर्क करेंगे भाई? बिटवीन आता है किन्हीं दो के बीच में, अमंग आता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और अमंगस्ट भी आता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, दो से ज्यादा दिखाने हैं तो अमंगस्ट, ये भी दो से ज्यादा दिखाने हैं तो अमंग, और दो दिखाने हैं तो बिटवीन। कंफ्यूजन तो अभी भी रह गया, क्योंकि अगर दो से ज्यादा लोग आएंगे तो कैसे पता लगाएं कि अमंग आना है या अमंगस्ट आना है? दो से ज्यादा दिखाएंगे तो ये कैसे पता लगेगा अमंग आना है या
अमंगस्ट आना है। तो ध्यान दो, अगर वो चाहता है कि हम अमंगस्ट लगाएं तो हमारा जो शब्द की शुरुआत है वो किसी वॉवल से होनी चाहिए। अगर हमारा शब्द वॉवल से नहीं शुरू हो रहा तो अमंग आएगा। कैसे मैम? मैंने कहा आई गेव दोज पेन्स, डैश ऑल द बॉयज। मैंने कुछ सेकंड का पोज इसलिए लिया कि डिस्ट्रीब्यूट लिखती तो सेंस ज्यादा अच्छी आती। आगे लिख रहे हैं आई डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखा? आई डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स, ध्यान से देखना, डैश द बॉयज। बेसिकली मैं आपको क्या फर्क समझा रही हूं, अगर ब्लैंक के बाद वाला शब्द वॉवल से शुरू हो रहा है और दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो अमंगस्ट लगा देना। अगर बात सीधी सीधी कईयों की तो हो रही है पर वॉवल दिखाई नहीं दे रहा ब्लैंक के बाद में तो अमंग लगा देना। अगर मैं इसी सेम सेंटेंस में लिख देती द टू बॉयज, तो टू तो देखते ही अपन लोग को पता लग जाता है कि हमारा आंसर क्या है भाई, बिटवीन है। तो अगर वो साफ साफ दो कह दे बिटवीन, दो से ज्यादा कहे तो चेक करो वॉवल है या नहीं है। अगर वॉवल है तो अमंगस्ट, वॉवल नहीं है तो अमंग। ये चेयर रखना बेटा एक बार इधर। अब एक बार मेरे को फिर से थम्स अप्स डाल के बताओ यहां तक ठीक समझ आया कि नहीं। अंजलि, नाइट पे एट और इन में ये फर्क होता है बेटा कि जब नाइट के दौरान कुछ दिखाना हो तो इन, और जब नाइट को एज अ होल पूरा कंप्लीट एक साथ दिखाना हो तो एट। ठीक है, जैसे यस्टरडे नाइट कह दिया तो प्रेपोजिशन चाहिए ही नहीं। आई विल मीट यू ऐसा आप कह रहे हो। एक बात बताऊं अंजलि, जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना उस बच्चे ने वो मॉर्निंग इवनिंग से रिलेटेड था। अब आप उस सेम चीज को नाइट से कंपेयर कर रहे हो। पहली बात तो ना प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड करना है, शब्दों के साथ कंपैरेटिवली याद नहीं करना। मतलब ऐसे याद नहीं करना पेड़ के लिए क्या लगेगा, घर के लिए क्या लगेगा, दीवार के लिए क्या लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये पता लगाना है कि बात कैसी हो रही है। अगर आप कह रहे हो रात के दौरान बार बार आवाजें हो रही थी तो या तो ड्यूरिंग द नाइट आएगा या इन द नाइट आएगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हो आज रात ऐसा हुआ था, कल रात ऐसा था, आज रात हम ये करेंगे, तो फिर एट नाइट हो जाएगा। क्योंकि आप फिक्स टाइम की तरह नाइट को लोगे तो एट आएगा ना, ड्यूरेशन की तरह लोगे तो इन आएगा। फंडा तो वही है, कंफ्यूज अपने आप से कर रहे हो उसको, बात तो वही है सेम कि फिक्स टाइम एट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन। मजा आ गया ये सब में तो मैम कंफ्यूजन होती थी। आहा जी, प्रेपोजिशन पेपर में आता भी इसलिए है, बच्चे को कंफ्यूज करना, नंबर काटना बहुत आसान है। यहां तक सारा समझ आ गया? फिर बिटवीन अमंग मंगस्ट क्लियर हो गया? 10 मिनट हो रहा है मेरे पास तो मैं प्रेपोजिशन को ही देना चाहूंगी क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और मेरे ख्याल से 2 या 3 पेयर तो हमें और कर लेने चाहिए 10 मिनट में, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमने ले लिया बिसाइड किधर बोले और बिसाइड्स किधर बोले। देखो ये बिसाइड जो शब्द है ये दिखाता है इंग्लिश में पोजीशन। इसकी हिंदी होती है किसी के साथ, किसी के पास। अगर बिसाइड्स कह रहे हैं तो ये दिखाता है एडिशन, और इसकी हिंदी होती है के अलावा। ठीक है,
अब हमें सेंटेंस में कैसे पता लगेगा मैम? देखो, पोजीशन है तो वो बोलेगा ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा। अगर एडिशन है तो उसको क्या बोलना चाहिए? बिसाइड इंग्लिश। आई वांट टू लर्न मैथ्स एज वेल। क्या कह रहा है? इंग्लिश के अलावा मैं मैथ भी सीखना चाहता हूं। और ऊपर क्या कहने लग रहे हैं? वो मेरे पास बैठा, वो मेरे साथ बैठा, वो आया और मेरे साथ बैठ गया। अब ये इतना आसान है तो फिर मैं पढ़ा क्यों रही हूं? हमारे बच्चे को लगता है कि बिसाइड का ना प्लूरल है बिसाइड्स, तो जब बहुत सारे लोग साथ साथ बैठते हैं ना तब तो बिसाइड्स लगा देते हैं, अदरवाइज बिसाइड। ऐसा कुछ नहीं है। बिसाइड वहां लगाते हैं जब हमने किसी के साथ अपनी पोजीशन दिखानी हो, बैठी हुई, लेटी हुई या खड़ी हुई। और बिसाइड्स तब आता है जब हमने इसके अलावा ये भी करना पड़ता है। यार, जिंदगी में सच बोलने के अलावा पैसे भी कमाने पड़ते हैं, है ना? सिर्फ सच बोलने से पेट नहीं भरता। तो इस चीज को कहेंगे बिसाइड्स टेलिंग ट्रुथ वी नीड टू अर्न एज वेल। सच बताने के अलावा हमें पैसा भी कमाना होता है। सच ही बोलने से दुनिया नहीं चलती। सिर्फ इस सेंस में आता है बच्चों बिसाइड्स। ओ खुशी, थैंक यू बेटा। ये गैप कैसा है? कौन सा गैप? फिजिकल और केमिकल में कंफ्यूजन है। सोनी, फिजिकल चेंज को हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज को हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज यानी जो वापस वैसा हो सकता है, केमिकल यानी जो वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। घर पे मम्मी ने दूध से दही बनाया है, उस दही को कितना भी फेंट लेना वापस दूध नहीं बनेगा। तो जो रिवर्स नहीं हो पाता वो होता है केमिकल चेंज। और जो रिवर्स हो जाता है, जैसे ये कोट कपड़े से बना है, कोट फट भी गया तो कपड़ा इसमें है ना? फर्नीचर लकड़ी से बना है, फर्नीचर टूट भी गया तो लकड़ी रहेगी, तो रिवर्सिबल है। लकड़ी पहले भी लकड़ी थी और टूटने के बाद में भी लकड़ी है। तो जो रिवर्सिबल होते हैं ना उन्हें हम कह देते हैं फिजिकल चेंज, और जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं उन्हें हम कह देते हैं केमिकल चेंज। समझे? हाँ अंजलि, ये शॉर्टकट होता है। बिसाइड्स हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है और बिसाइड कहीं बीच बीच में हो जाता है, बीच बीच में ही मिलेगा, और बिसाइड्स हमेशा शुरू में आएगा। एक बात और बताती हूँ, ये चीज पढ़ाने का मेन फंडा है। मैंने लोगों को देखा है, ही सेट विद मी, आई वॉज सिटिंग विद हिम, आई वी ऑल वर सिटिंग विद ईच अदर, ऐसे हम लोग बोल रहे होते हैं। ये सब गलत है। विद पोजिशन दिखाता ही नहीं है, विद तो रिलेशन दिखाता है। विद पोजिशन नहीं दिखाएगा, विद क्या दिखाएगा? रिलेशन। आई वॉज सिटिंग विद माई सिस्टर, ठीक है। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, ये ठीक है। मैं अगर ऐसे बोलूंगी ना, आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर, तो इंग्लिश कहेगी ज्यादा बेहतर है आप विद बोलो। अगर मैं कहूंगी आई वॉज सिटिंग विद हिम, तो इंग्लिश कहेगी ज्यादा बेहतर है बिसाइड बोलो। यानी आपको ये देखना होता है कि रिलेशन मेंशन हो रहा है कहीं कहीं तो विद लगा दो, रिलेशन नहीं दिखा रहे हो तो बिसाइड लगा दो। समझे? जल्दी बताओ, जल्दी 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 से बताओ। बड़े खुश हो आज आप लोग, बड़ा मजा आ रहा है। आपका ये टॉपिक शायद बहुत खराब था, अब सुधरने लग रहा है, इसलिए एक्साइटेड से लग रहे हो। अच्छी बात है, खुशी की बात है। आज का क्लास में आना सफल हो गया यानी। चलो तो फिर एक पेयर और कर लेते हैं। अब बिसाइड्स और अलोंग, इसमें मैंने बहुत लोगों को कंफ्यूज देखा है, क्योंकि बिसाइड्स का ना एक सेंस के साथ साथ भी होता है, और एक सेंस क्या, के अलावा का दूसरा मतलब के साथ साथ ही तो होता है। अगर मैं बोलूं इंग्लिश के अलावा मैथ्स भी जरूरी है, तो इसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी जरूरी है। सच बोलने के साथ साथ ना पैसे भी कमाने पड़ते हैं, है ना? तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन आती है, क्योंकि अलोंग का मतलब भी के साथ साथ होता है। अब दोनों में क्या फर्क है मैम? क्योंकि बिसाइड्स भी के साथ साथ, अलोंग भी के साथ साथ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये है एक सड़क। ओहो, ये तो डंडी वाला लिख दिया मैंने। ये लो, ये है एक रोड, और ये हूं मैं, और मैं चल रही हूं रोड के साथ साथ। इसे कहते हैं अलोंग।
किसी चीज के साथ साथ मोशन में चलना। रोड के दाएं ओर चल रहे हो, रोड के बाएं ओर चल रहे हो, अलोंग द रोड होना चाहिए। मीन्स आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। और लोग क्या बोलते हैं? आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। अगर हम रोड पर चलेंगे तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, समझे? तो वी ऑलवेज वॉक अलोंग द रोड, समझे? वी ऑलवेज वॉक अलोंग द रोड। रोड के साथ एक किनारे पे बाईं ओर चलते हैं। अब मैं अकेले चलते चलते हो गई बोर, मैंने बुला लिया निर्मला जी को अपने साथ चलने के लिए। अब मैं और निर्मला एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, दोनों मोशन में हैं। इसे कहेंगे बिसाइड्स। वी बोथ आर वॉकिंग बिसाइड्स ईच अदर। I was walking along the road. Now we both are walking besides each other. दोनों चीजें जब एक दूसरे के साथ साथ मोशन में होती हैं तो besides। एक फिक्स और एक मोशन में होता है तो along। समझे? जल्दी से बताओ, मैं फिर से बैठ जाती हूं। कल आपके क्लास में ना आने का कारण भी यही था, कल तो एनर्जी बिल्कुल थी ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पूरा क्लास खड़े रह के पढ़ा भी दूंगी। कल आपके बैच को जब मैंने फ्री किया, नहीं आपके नहीं, आपसे पहले वाले बैच को जब मैं फ्री करके, अब मेरे को क्योंकि दौड़ दौड़ के सारी क्लास लेनी है, तो जैसे ही मैं पहले वाली क्लास से निकली, वो थी बिल्डिंग नंबर 6 के 3rd फ्लोर पे, और मैं वहां से निकली दौड़ते दौड़ते पहुंचने ही वाली थी कि मैं लुढ़क गई। मतलब सीढ़ी से पैर फिसला, धुड़ुम 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 करके मैं नीचे आई, और वो इतनी जोर से धुड़ुम 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 हुआ कि थोड़ी सी मेरे पाँव में और थोड़ी मेरी कमर में लगी हुई है। इस वजह से मैं बीच में मेरी आ ऊ भी आपको सुनाई दे रही है। वैसे तो मैं नहीं बताती, पर अब क्योंकि सुबह से खड़ी हूं तो वो ना अकड़न जकड़न और वो दुखना शुरू हो गया है, कमर भी और पैर भी, और ठंड वैसे ही है। तो कल तो बहुत ज्यादा था, ताजा ताजी लगी थी ना, तो कल तो यूं था नहीं जा पाऊंगी, चली भी गई ना तो बैठी रहूंगी, और बैठी रहूंगी तो क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट करूं, तो इसलिए कल तो आई नहीं। आज आई और लेट आई, क्यों? पहले हर क्लास के बाद में 5 मिनट थोड़ा ऐसे कमर को टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे यूं करके आना पड़ रहा है, नहीं तो एकदम ऐसे जुड़ जा रही है और दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ लगी है, वो गुम सी चोट नहीं लग जाती है। तो अब सीढ़ियां ऊपर नीचे भी होना है, खड़े भी रहना है पूरी पूरी क्लास में, तो सब क्लास में घुस रही हूँ, पहले 2 मिनट बैठ रही हूँ, फिर क्लास पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, फिर क्लास छोड़ रही हूँ, फिर 2 मिनट बैठ रही हूँ, फिर अगली क्लास पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, ये करना पड़ रहा है। तो ये रीजन था कल नहीं आई, और यही रीजन है बीच में आ ऊ करके मैं बेंच चेयर पे बैठी जा रही हूँ, समझे? आई हैव अंडरस्टूड होना चाहिए शिवम, बेसिक एरर तो मत करो, हैजब के साथ 3rd फॉर्म आती है। 12 के बाद आऊंगी आपके पास। ओके खुशी, पक्का आइए, मैं यहीं मिलूंगी जीवित रही तो। जी रंजीता, अरे इस कॉन्सेप्ट का थम्स अप तो डाल दो, क्या करना है? जा क्यों नहीं रहा ये? हैंग हो गया? हाँ हाँ, आ जाओ क्लास के बीच में, मैं वैसे ही थक के चूर होके बैठी हूँ। अरे मैंने कल भी शाम की सारी क्लास पढ़ाई थी निर्मला, आज सुबह से भी पढ़ा रही हूँ, तो आपके साथ भेदभाव क्यों करूं? बता इसलिए दिया कि बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे कुछ बच्चे, सोचेंगे क्या मैम ऐसे अकड़न जकड़न करके ऐसे हिलडुल के क्यों पढ़ा रही हैं, तो उन बेचारों के मन में क्वेश्चन ना आए कि ऐसे क्यों हो रहा है, इसलिए बता दिया, नहीं तो मैं तो बताते भी नहीं। क्योंकि ये ऐसी चीजें जो दिख रही तो है नहीं, बुखार हो दिख जाए, गला खराब हो दिख जाए, है ना, तो ये दिखता तो है नहीं, क्योंकि इतनी सी तो दिखती हूँ बस मैं आपको। तो इसलिए मैंने सोचा कि चल रहा है काम, चला लेते हैं चला लेते हैं, पर बीच में ना 2-3 बार मुझे आऊ ऐसे करना पड़ गया, तो समझ जाओगे, इसलिए बता दिया कि इससे पहले तुम कुछ कुछ गेस करो, तो मैंने खुद ही बता दिया। चलो, तो ये बिसाइड्स और अलोंग है, क्या हम समझ गए? मॉर्निंग इवनिंग में इन आएगा, पूनम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मॉर्निंग इवनिंग में पक्का इन आएगा, एट का सवाल ही पैदा नहीं होता, 100%। नाइट के केस में दोनों आ जाते हैं, एट नाइट, इन द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, तीनों आते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, एग्जामिनर सिचुएशन कैसे दे रहा है उस हिसाब से हम लोग आंसर चूज कर लेते हैं, समझ गए? मैं मजाक करती रहती हूँ, एक यूं ऐसे इतना भी कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं जीवित रहूंगी रहूंगी 2 साल तक 5 साल तक, ये चीज मेरे हाथ की है नहीं, भगवान ने रखा तो भाई रहेंगे जीवित, पढ़ा देंगे, नहीं भगवान ने बुला लिया अपने पास तो क्या ही कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं ये चीज को तो हमेशा डाउट में रखती हूँ। इससे रिलेटेड तो अपने जो महाभारत में अर्जुन और कृष्ण थे उनके काफी किस्से भी हैं, मैं इंस्टाग्राम पे सुनाती रहती हूँ ऐसी चीजें। देखो अब देखो आई ना दिमाग में, पर यहाँ पे मैंने डिलीवर नहीं किया। यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि अगर ज्यादा किस्से कहानियां सुनाऊंगी पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो इसलिए इंस्टाग्राम आईडी पे डिपिक्ट करती हूँ अपने इस तरह के थॉट्स। अरे सीरियस मत हो, कोई बात नहीं, मैं ऐसा बोलती रहती हूँ। आपके सामने पहली बार बोला है क्या मैंने? ये तो मैं जनरली बोलती रहती हूँ, ऑफलाइन में ऑनलाइन में सब तरफ। एक पेयर और कर ले, एक पेयर और कर लें क्या? अरे थैंक यू, इतना प्यार कर रहे हो मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हमने बिसाइड्स और अलोंग सीख लिया है। इसके अलावा बिल्कुल छोटा सा पेयर, तो बिल्कुल छोटा जो फटाफट हो जाए, बाय और विद है, कुछ सेकंड में ही हो जाएगा। कर ले जी निर्मला जी, थैंक यू। सर्दी की वजह से फील हो रहा है और ताजा ताजा लगी है ना, इसलिए भी हो रहा है। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हड्डी वड्डी टूट गई हो तो मैं सीरियसली भी लूं, ऐसा हल्का सा कुछ लग गया है, वो लुड़कम पुड़कम होने की वजह से। इस वजह से मालिश वालिश करके काम चला रही हूँ फिलहाल तो। अभी तो कल नहीं आई पाई थी एकदम से, नहीं तो खड़े पैर तो मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ कि मैसेज डाल के छुट्टी कर दूं। और आज तक मैं, मेरे को ना आपको पढ़ाते हुए 1 साल होने वाला है, आप मेरी सारी क्लास सुन लेना। बहुत कम बार ऐसा हुआ है, शायद 5 बार भी नहीं हुआ होगा 1 साल में, कि मैंने खड़े पैर यूं मैसेज डाल के भाई आज तो मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगी इंतजार करो, 10 मिनट लेट हो जाऊंगी इंतजार करो, ऐसा तो मैसेज मैंने डाला ही नहीं है। या तो मैं आ जाती हूँ, एंट्री करके क्लासेस शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं एक दिन पहले या टेस्ट वेस्ट या रिकॉर्डिंग करके आपको फ्री कर जाती हूँ। तो ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई, मेरे हाथ की नहीं थी, क्या करूं, मुझे थोड़ी पता था मैं गिरूंगी पढ़ूंगी फिर ऐसे हो जाएगा। तो कुछ चीजें अपने कंट्रोल की नहीं होती ना, इसलिए ऐसा हो गया। पर ये अच्छी बात है, आप लोग काफी समझदार हैं, काफी अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। अब मैं बाय और विद और करा देती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी, ठीक है बच्चों? आई तो आई नहीं रहा, आ गया। बाय और विद में जो सिंपल सा फर्क है, खुशी, मैंने नहीं देखा क्यों रो रही है, मुझे नहीं पता। बाय हम तब लगाते हैं जब किसी लिविंग की मदद से वो काम हो रहा हो, और विद हम तब लगाते हैं जब किसी नॉन लिविंग की मदद से वो काम हो रहा हो। अब ये क्या चक्कर है मैम, लिविंग नॉन लिविंग का क्या चक्कर है? मैंने बोला ही विल राइट अ लेटर विद अ पेन। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं, उसने पेन की मदद से लिखा है, इसलिए देखो विद। अब इसी का दूसरा स्टाइल दिखाती हूँ, देखो। ही अ लेटर विल बी रिटन बाय मी विद अ पेन। समझे? बाय मी लिविंग था, विद अ पेन। तो जब कोई इंसान किसी काम को कर रहा है, बाय लगाते हैं। और जब नॉन लिविंग की मदद से वो काम हो रहा है, चाकू से आप सब्जी काट रहे हो, विद है। कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हो, विद है। आप चाकू से किसी इंसान को काट रहे हो, बाय है, मर्डर कर रहे हो बेसिकली। तो बाय अ क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल ऐसा बोलेंगे, विद द क्रिमिनल नहीं बोलेंगे। ही वॉज किल्ड बाय अ क्रिमिनल। समझे? ही वॉज किल्ड बाय अ क्रिमिनल विद अ नाइफ, ऐसे। तो क्रिमिनल ने मारा, चाकू से मारा, तो चाकू वॉज नॉन लिविंग, विद क्रिमिनल इज लिविंग बाय। दिस इज द डिफरेंस। ओके, थैंक यू खुशी। चलो अब यहां तक का जल्दी थम्स अप डालो, फिर मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे आप सबसे। आईडी बताऊं इंस्टाग्राम की? नेहा मैम ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है। वहां पे मैं अपने थॉट्स, स्टोरीज, किस्से, इस तरह की चीजें शेयर कर रही होती हूँ। जल्दी से बताओ, थम्स अप डालो, फिर मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे आप सबसे। कल हम ईडियम्स भी करेंगे, आज हमारे 5-7 मिनट ना
इडियम्स वाले नहीं निकल पाए। नहीं अर्चना, मैंने जब इंस्टाग्राम आईडी स्टार्ट करी थी ना, तब इंग्लिश वाली नेहा मैम से करी थी। अभी महीना भर पहले मैंने उसका नाम बदल के नेहा मैम ऑफिशियल किया है। अभी नाम बदला है। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव अभी हुई हूँ, 2-3 महीने हुए होंगे मुझे ढंग से। और फेसबुक पे तो 1 साल होने वाला है मुझे एक्टिव हुए, जैसे फेब से स्टार्ट किया था मैंने। जनवरी फरवरी था 2023 का, थोड़ा 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 मैंने फेसबुक शुरू किया था। इंस्टाग्राम तो अभी शुरू किया है, 2-3 मैक्सिमम 3 महीने हुए होंगे, उसके ऊपर नहीं हुआ है। तो फेसबुक पे 1 साल से मैं ध्यान दे रही हूँ, वीडियोस शेयर कर रही हूँ, बैचेस के बारे में बताने जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया था 2023 में। तो फेसबुक पे 6 लाख लोग मुझसे जुड़े पिछले 1 साल में। अब इंस्टाग्राम पे शुरू हुई हूँ, तो यहाँ पे भी धीरे 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 लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, तो कल मिलते हैं आप सबसे। खुश रहिएगा। बाय बाय सभी को। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आवाज मेरी ठीक ठाक से आ रही है? तो बता दो जरा, माइक मैंने पॉकेट में टांग लिया है। ठीक आ रही है तो टंगा रहने देते हैं, नहीं तो भाई घड़ी पे लटकाएंगे जैसे रोज लटकाते हैं। तो बता दो एक बार, आवाज फिट फाइन, हालचाल आप सबके ठीक ठाक? प्रेपोजिशन का टॉपिक आपके बैच में मैं पढ़ा रही हूं, उसके आगे बढ़ना चाहती हूं। अगर आपको सारा अब तक का समझ आ गया है तो 2-3 बच्चे आ जाएं, कुछ हाय हेलो लिख दें तो मैं समझ जाऊं कि आवाज ठीक है, शुरू कर देनी चाहिए क्लास। अपने हालचाल भी बता दीजिएगा साथ के साथ। ओह, थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू वेरी मच। सरोज, गुड आफ्टरनून बेटा। लाइव ज्यादा हैं, चैट में सारे नहीं हैं। स्वप्निल, गुड आफ्टरनून। सीमा, राधे राधे। सीमा, वृंदावन या मथुरा से हैं आप? ज्यादातर बार आप राधे राधे लिखती हैं। गैस कर रही हूं बस, इट इज नॉट कि आप मुझे कुछ पार्शियली जज मान ले। वो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आता है ना, वही मुंह से निकलता है। जैसे मैं ज्यादातर बात गुड मॉर्निंग ही बोलती हूँ, जबकि हरियाणा में पैदाइश के हिसाब से मुझे राम राम बोलना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। इंग्लिश पढ़ाती हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग की तरफ झुकाव है। मैं अच्छी हूँ अर्चना, वॉइस क्लियर है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से बेहतर हूँ। हालांकि सर्दी आज खूब तेजी पर है, पर काफी फर्क है सेहत में। पूरी ठीक तो नहीं हूं अभी भी, बट ठीक है, फाइन, पढ़ा सकते हैं। तकलीफ होने लगी तो कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे भाई, अपनी क्लास है, अपने बच्चे हैं, क्या शर्माना, क्या घबराना। किसी और बैच में तो मैंने बताया भी नहीं सिवाय तुम्हारे, पूरी एनर्जी से ऐसे पढ़ाया कि पता भी ना लगे कि कुछ हुआ है। तुम्हारा बैच दिन के बीचों बीच आता है, तो दिन ऐसे पीक पे होता है उस टाइम पे, तो इस वजह से तुम्हें ज्यादातर बातों का पता लगता है। ढलते जो बैचेस होते हैं उसमें मुझे पता होता है कि एंडिंग पे है, एंडिंग पे होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम सेंटर में आता है आपका बैच, इसलिए कुछ भी दिक्कत समस्या परेशानी कोई मिलने वाला आया है वो यही टाइम पे होता है, इसलिए ये दिक्कत है। ओके निर्मला जी, थैंक यू, थैंक यू निर्मला, थैंक यू। आओ फिर अब प्रेपोजिशन को आगे बढ़ाते हैं हम। कल जितना पढ़ा पढ़ाया था आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हम लेना चाहेंगे आज के डिस्कशन में, वो हम पढ़ रहे हैं इन कहां लगाएं, ओन कहां लगाएं। वैसे तो पहले इन, इनटू और इनसाइड का कंपैरिजन सीख लेते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं में, हिंदी में इनसाइड को कहते हैं के अंदर, इनटू को भी कहते हैं के अंदर। अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाए तो इन दिखाता है स्टेबिलिटी को, इनसाइड भी दिखाता है किसी चीज के अंदर स्टेबल पोजीशन, जबकि इनटू दिखाता है किसी चीज के अंदर मोशन। पर हिंदी को देखें तो ऐसा फील आ रहा है कि इनटू और इनसाइड एक जैसे, इंग्लिश को देखें तो ऐसा फील आ रहा है कि इन और इनसाइड एक जैसे। तो हमें ना हिंदी देखनी है ना इंग्लिश, हम तो हर शब्द की पोजीशन को समझेंगे।
अंजलि, स्मॉल प्लेस एट लार्ज प्लेस इन पीरियड ऑफ टाइम, हाँ फिजिकल, हाँ ठीक है अंजलि, कल की क्लास रिवीजन दे रहे हो आप, इससे कंफ्यूजन रह गया। तो हम अपने दिमाग में क्या ध्यान करेंगे, हम ध्यान करेंगे पोजीशन। तो ध्यान से देखो, हर वो चीज जो ऊपर की तरफ से खुली दिखाई जाती है उसको इंग्लिश कहती है इन। हर वो चीज जो हर तरफ से कवर्ड दिखाई जाती है, कहीं से भी आपने एंट्री कर लिया, पर बेसिकली दैट रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड स्पेस, तो उसे इंग्लिश इनसाइड कहती है। और हर वो जगह जहां पे आप बाहर से अंदर की तरफ मोशन को दिखा रहे होते हो उसे इंग्लिश इनटू कहती है। कैसे? हम कहेंगे देयर इज वाटर इन द ग्लास, क्योंकि अगर हम ग्लास को देखें तो वो ऊपर की तरफ से हमेशा खुला होता है। जबकि हम कहेंगे आई वॉज सिटिंग इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम, तो यहां पे हम कमरे की बात कर रहे हैं विच इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड। आप कहीं पे भी बैठ के क्लास लगा रहे हो तो आप देख सकते हो इनसाइड वाली पोजीशन आपकी होगी। अब हमें मोशन दिखाना है तो हम कहेंगे ही जम्प्ड इनटू द पूल, या स्विमिंग पूल या रिवर, कुछ भी लिख दो आप। अब जंप कर रहा है पूल में तो बाहर से अंदर की तरफ क्या आ रही है, मोशन की फील आ रही है, इसलिए आंसर क्या ले लिया बच्चों हमने, इनटू ले लिया। समझ गए? ये एक वीडियो में समझाया था, हाँ फेसबुक पे डाली होगी, ऐसे बैचेस से ही काट के डाली जाती है। बैच में पढ़ाती हूं, वहां से कट लगता है, फेसबुक पे चला जाता है। तो इस तरीके से आपने पोजीशन को समझना होता है। ये फोटो दिमाग में बसा लो, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो जहां पे भी आप ऊपर से खुली हुई पोजीशन दिखाना चाह रहे हो, चाहे वो कोई प्लेग्राउंड है, आप घर की छत पे बैठे हैं, आप बाल्टी को दिखा रहे हैं, वो सब इन है, ठीक है। इनटू जब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, चाहे आप कमरे में बाहर से अंदर जा रहे हो, इनटू है। आप नदी में बाहर से अंदर जा रहे हो, इनटू है। आप बिल्डिंग में बाहर से अंदर जा रहे हो, इनटू है। तो जहां पे भी बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हुए आप जा रहे हैं तो इनटू है। जैसे इंग्लिश अभी आपके दिमाग में जा रही है तो इंग्लिश इज एंटरिंग इनटू योर ब्रेन, ठीक है। बाहर से अंदर कुछ भी जाएगा तो इनटू हम लगाएंगे। इनसाइड तब आता है जब हम किसी फुल्ली कवर्ड स्पेस के अंदर किसी चीज को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, अब बाहर से तो नहीं दिख रहा है ना, वो कंप्लीटली कवर्ड है, तो इनसाइड माय स्टमक ऐसे बोलेंगे, इनसाइड माय थ्रॉट ऐसे बोलेंगे, इनसाइड माय ईयर ऐसे बोलेंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे खोल के झांक के देख नहीं सकते हैं। इट इज नॉट ओपन फ्रॉम अपसाइड एंड वी कैन नॉट लुक इनटू इट, हम उसको नहीं देख सकते, ताक झांक नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या लगाना होता है, इनसाइड लगाना होता है। जल्दी से बताओ क्या हमें बात समझ में आई। गुड मॉर्निंग शिवम, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, यू टेल। जल्दी से, सीमा अमृतसर से हैं, ओके बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। Oh, thank you, Archana. Just read your comment. चलिए, I need thumbs ups. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अगला कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाना पसंद करती हूं इसके साथ वो होता है ओन, अपॉन और ऑन टू। इसमें अगर हम हिंदी मीनिंग पे चलें तो ओन होता है किसी चीज पर, अपॉन होता है किसी चीज के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर से, और इनटू होता है किसी चीज के ऊपर ही। वो तो मेरे सर पे ही बैठ गया, ऑन टू। इंग्लिश तो यार सर के ऊपर से जा रही है, अपॉन। बेंच पर बैठा हूं बहुत देर से, पांव सुन हो गए हैं बैठे बैठे, ओन। समझे? तो इंग्लिश में अगर हम दें तो ओन कह रहा है स्टेबल पोजीशन दिखाऊंगा, अपॉन कह रहा है मोशन को दिखाऊंगा, और ऑन टू भी कह रहा है स्टेबल दिखाऊंगा पर मोशन के बाद। बहुत सारी जगहों पे ऐसा कह देते हैं कि ऑन मोशन को भी दिखा सकता है। अब अगर हमारा बच्चा हिंदी को देखे तो काफी सिमिलर है।
इंग्लिश को देखे तो बहुत हद तक सिमिलर फीलिंग आ रही है ओन में, और अपोन में देखो दोनों मोशन को दिखा रहे हैं। ओन टू में भी मैंने क्या बोला, स्टेबल तो होता है पर मोशन के बाद, यानी ओन टू में भी मैं क्या फीलिंग दे रही हूं, पहले मोशन फिर स्टेबल, तो तीनों सेम सेम से लगने लगते हैं। तो फर्क कैसे करें, पोजीशन से। आओ, आपने फर्क करना है इस तरीके से कि जब किसी चीज के सरफेस एरिया पर किसी दूसरी चीज की पोजीशन दिखा रहे हो, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, आंसर ऑन होगा जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं। जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो मोशन है। आप अपने घर की छत पे वॉक कर रहे हो, ऑन द रूफ होगा, भले ही आप छत पे वॉक कर रहे हो। क्यों होगा ऑन द रूफ, क्योंकि आपके पांव छत को छू रहे हैं हर बार। आप हवा में भूत की तरह नहीं चल रहे या उड़ रहे हो पक्षी की तरह, है ना। तो उस लॉजिक से क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो चाहे स्टेबल चाहे मोशन, स्टेबल हो या मोशन हो, दोनों सूरतों में आंसर होगा ऑन। क्यों होगा दोनों सूरतों में आंसर ऑन, क्योंकि छू रहे हैं पांव तब तक। अगर किसी भी चीज के सरफेस एरिया पे आप हो, इस तरीके से जैसे मेरे हाथ के सरफेस पे ये पेन है, तो ऑन माई हैंड, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। समझ गए, किसी सरफेस के ऊपर जब हम दिखाने लग रहे हैं। अब सरफेस के ऊपर अगर छूते हुए, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, ऑन है, तो उसी तरीके से सेम टेबल पे अगर बिना छुए उसके ऊपर से आप गुजर गए तो वो अपोन होता है। किसी चीज के ऊपर से गुजर जाना बिना उसको छुए, बिना उसे टच किए, तो आंसर अपोन होता है। ऑन टू क्या होता है, इसी सेम पोजीशन में जब आप उस चीज के ऊपर ही कूद गए हो, उसके ऊपर से गुजरने की बजाय उसके ऊपर ही बैठ गए हो जाके, तो ऑन टू होता है। जैसे कि आप आए कुर्सी पे बैठ गए, ऑन टू, बैठने के बाद ऑन। समझे, अभी मैंने कहा था कुछ लोगों के सर के ऊपर से इंग्लिश जारी होती है, अपोन, बिना छुए गुजर रही है, वो गई वो गई वो गई, पकड़ नहीं पाए हम, तो उस सूरत में क्या होता है, अपोन होता है। हाँ, साउंड बाहर से ईयर में जा रही है, बिल्कुल सही बात, इनटू है। अब हम ऑन अपोन ऑन टू पे आ चुके हैं, तो फटाफट से बताओ, किसी कुर्सी पे बैठे हो आप, बेड पे लेटे हो आप, फ्लोर पे खड़े हो आप, बेंच के ऊपर चेयर के ऊपर खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब ऑन है। अगर आप उसी चेयर के ऊपर इधर से उधर कूद के करतब दिखा रहे हो, देख बिना कुर्सी छुए कूद जाऊंगा ऊपर से, तो वो अपोन है। अगर आप कूद के कुर्सी के ऊपर ही खड़े हो गए हो तो ऑन टू हो जाएगा। जल्दी से बताएं अगर बात समझ आ गई है तो। मैंने कहा he jumped dash the wall and went inside the building. क्या आना चाहिए, वो दीवार से कूदा और बिल्डिंग में घुस गया। क्या आना चाहिए ब्लैंक में, ऑन लगाऊं, अपोन लगाऊं या ऑन टू लगाऊं। अबव भी करेंगे, डोंट वरी, आज ही करेंगे शिवम, घबराए नहीं, सब बताऊंगी। बताओ क्या आना चाहिए ब्लैंक में, देखते हैं कौन सही जवाब देगा, ऑन अपोन या ऑन टू। बोलो, ऑन लगाएं अपोन लगाएं। सविता, लेग इज फाइन, बैक इज नॉट फाइन, मतलब कमर में ज्यादा लगी है मुझे, टांगों में फिर भी, कमर में अकड़ जाता है, मतलब पेन होने लगता है लगातार खड़े रहने से। काफी साल पहले भी मैं ऐसे ही गिरी थी, कमर में बढ़िया चोट लगी थी, तो शायद उसी वजह से कुछ सर्दी, और कुछ मैं खड़ी भी ज्यादा रहती हूँ ना, दिन में काफी घंटे मुझे खड़े रहना पड़ता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा हो रहा है। तभी मैं आज ज्यादातर क्लासे ना वॉक करते करते ले रही हूँ, खड़ी नहीं रह रही हूँ ज्यादा देर तक, फिर तकलीफ बढ़ जाती है। अरे वाह, अपोन आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पक्का अपोन आएगा। निर्मला इतनी खुश क्यों हो रही है, ओए होए बल्ले बल्ले बोल दिया, सही आंसर मिल गया। इसलिए एक बच्चे ने अभी अभी ऑन टू भी लिख दिया है,
कौन है बच्चा? स्वप्निल। स्वप्निल ऑन टू लिख रहा है, नहीं होगा बेटा। ऑन टू का मतलब आप दीवार के ऊपर बैठ गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो बोल रहा है दीवार कूद के घर में चला गया। दीवार कूद के यानी उसके ऊपर से गुजर गया। आप दीवार के ऊपर बैठ गए होते तो ऑन टू आता, दीवार के ऊपर तो बैठा दिखाई नहीं रहा, तो इसलिए अपॉन सही आंसर था। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर टेकिंग क्लास फ्रॉम द रूफ अंडर द स्काई। अरे वाह, व्हाट अ सेंटेंस, बिल्कुल सही है। प्रेपोजिशंस का यूज भी, हालांकि चेयर के लिए ओन और इन दोनों लगते हैं, ये भी बात समझ ही लो। ओन और इन चल ही रहा है तो चेयर के लिए ओन तब लगाते हैं जब उसकी आर्म्स नहीं हो। तो सविता देखो, आपकी कुर्सी की अगर बाजू नहीं है तो ओन आएगा। ऐसी कुर्सी जिसकी बैक भी होती है और बाजू भी होती है उसके लिए इन आता है। तो बहुत बार कहते हैं आई वाज सिटिंग इन माय चेयर। इन माय चेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीन तरफ से कवर्ड है। तो इन तो यही होता है ना जो तीन तरफ से कवर्ड हो। अच्छा, इससे पहले वाली स्लाइड थी इन, तो इन तो वही होता है ना जो तीन तरफ से कवर्ड होता है। तो इसलिए जिस कुर्सी की आर्म्स होती हैं, बाजू होती हैं, उसके लिए इन लगाते हैं। जिसकी बाजू नहीं होती है वो एक स्टूल सरफेस का काम कर रही होती है। बेसिकली बैक बैक है ना सिर्फ, तो ओपन होती है सब तरफ से, सिर्फ सरफेस का फील आता है, और सिर्फ सरफेस का फील आने की वजह से उस पर क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। दिस इज द लॉजिक कि कुर्सी पे इन भी लगता है और कुर्सी पे ओन भी लगता है। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कुर्सी कैसी है। आरामदायक बाजू वाली कुर्सी, बैक वाली कुर्सी, इन लगा दो। बाजू नहीं है सिर्फ बैक है तो ओन लगा दो। ओके बच्चों, चलो ओन अपॉन ओन टू के लिए थम्स अप डालो जल्दी से। चलो थम्स अप डालो अगर यहां तक सबको ठीक समझ आ गया है तो। अगला पेयर हम ले लेते हैं अबव ओवर। बहुत देर से पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे। मैं वैसे कराना तो एक रोज और थ्रू चाहती थी, पर आप लोगों के सब्र का बांध टूटा जा रहा होगा, तो पहले अबव और ओवर सिखा देती हूं। पर अबव और ओवर के साथ ही सिखाया जाएगा बिलो और अंडर। ठीक है, अबव ओवर, बिलो अंडर, दोनों एक साथ चलेंगे तो ध्यान से देखना। अबव को हिंदी में कहते हैं किसी से ऊपर, और ओवर को कहते हैं के ऊपर। इसी तरीके से बिलो होता है से नीचे और ओवर होता है के नीचे। अब ध्यान मेरी तरफ रखना, ये जो से शब्द होता है ना, ये कंपैरिजन का फीलिंग देता है, तुलना का। यानी अबव या बिलो तब लगाते हैं जब किसी लिमिट से नीचे या लिमिट से ऊपर कहना हो। कोई लिमिट दी है, कोई बाउंड्री दी है, कोई लाइन खींच दी है, इससे ऊपर ऊपर वाले पास, इससे नीचे नीचे वाले फेल, तो अबव दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज पास, बिलो दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज फेल। ठीक है, इस तरीके से बाउंड्री लाइन जहां मेंशन हो, जहां में लिमिट मेंशन हो। जैसे इसमें होता है अपने आपके एग्जाम्स में नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब के आप एग्जाम्स देते हो तो क्या होता है भाई, 100 में से 150 नंबर आए तो पास। सीजीएल में अब की बार कट ऑफ 150 पे थी, तो 150 के ऊपर वाले पास, 150 के नीचे वाले फेल। तो अबव 150 पास, बिलो 150 फेल। ऐसे लिमिट होनी चाहिए, बाउंड्री लाइन इशारा ऑफ लिमिट होना चाहिए, तो ही अबव बिलो आता है। जबकि ओवर और अंडर में देखो के नीचे के ऊपर, यानी एक सरफेस की बात हो रही है। सरफेस के नीचे बैठे हो तो होगा अंडर। अगर आपके ऊपर एक सरफेस है, यानी इसी, अगर इस चीज को ऐसे देखे तो अंडर और इसी चीज को ऐसे देखे तो ओवर। कैसे मैम? दिस रूफ इज ओवर माई हेड, दिस रूफ इज ओवर माई हेड। अब इसी चीज को देखना, आई एम सिटिंग अंडर दिस रूफ, आई एम सिटिंग अंडर दिस रूफ। अभी क्या है, मेरे सर पे भी छत है। अब मैं बोलूं मेरे सर के ऊपर छत है तो मैं कहूंगी दिस रूफ इज ओवर माई हेड। एक मैं बोलूं मैं छत के नीचे हूं तो मैं कहूंगी आई एम अंडर द रूफ, आई वॉज वॉकिंग अंडर द स्काई, क्योंकि स्काई एक सरफेस है, उसके नीचे आप हो। या फिर यूं कह लो मेरे सर के ऊपर आसमान है, सो आई हैव स्काई ओवर माई हेड, आई हैव अ काइट ओवर माई हेड, एन एरोप्लेन वॉज पासिंग ओवर माई हेड।
समझे? तो इस तरीके से हम ओवर को यूज करते हैं जब हमें नीचे से ऊपर देखना हो। ऊपर से नीचे सेम सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। तो आप जिस भी कमरे में बैठे हो, यू आर अंडर द रूफ बट द रूफ इज ओवर योर हेड। समझे? जल्दी से बताएं। आई गॉट मार्क्स अबव 40, आई गॉट मार्क्स बिलो 40। हाँ, लाइक दिस। 40 से ऊपर नंबर आए कि 40 के नहीं। यूं भी तो होता है 25 साल से ऊपर का व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता, यानी अबव 25। 25 साल से नीचे नीचे वाले ही भर सकते हैं, यानी बिलो 25। इस तरीके से। ओके बच्चों, चलो अगेन थम्स अप्स अगर क्लियर हो गया है तो। यहां तक अगर आप समझ गए हैं ठीक तरीके से तो जल्दी थम थम जप जप भेज दीजिए सभी की तरफ से। जल्दी से। गुड। स्वप्निल को समझ आ गया, निर्मला को भी आ गया। निर्मला के सारे दिल रेड हैं, बस एक ही वाइट है। उसको वाइट क्यों रखा है? खाली जगह है वहां पे। निर्मला जी, दिल है खाली, आओ घर बनाओ। चलो सबको समझ आ गया, शिवम का भी क्लियर है, आ गया है। ओके बच्चों, तो अगला पेयर ले लेते हैं, आ जाओ। अगला पेयर मैं लेना चाहती थी थोड़ी देर पहले अक्रॉस थ्रू, फिर मैंने बीच में आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी। अगर हिंदी की बात की जाए तो अक्रॉस होता है के दूसरी तरफ, या फिर के उस पार, या क्योंकि हम कम शब्दों में काम चला लेते हैं तो के पार। मेरा घर नदी पार है, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा घर सड़क के उस तरफ है, तो उस सिचुएशन में अक्रॉस आता है। अगर थ्रू की हम बात करें तो वो भी यही होता है, किसी चीज के पार पर उसके बीच में से गुजर कर, यानी दोनों में आप दूसरी तरफ पहुंच रहे हो, एक में आप बीच में से गुजर के तो थ्रू, बिना गुजरे ऊपर ऊपर से पहुंच गए तो अक्रॉस। कैसे? अगर भाई ट्रेन है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम इसको, अभी कैटरपिलर ज्यादा लग रहा है ट्रेन की बजाय, पर चलो हम इसको ट्रेन मान लेते हैं। क्या जाता है, अपनी ड्राइंग, अपना पैनल, अपनी क्लास, अपने बच्चे जो चाहेंगे वो बनाएंगे। और ये है जी हमारी टनल। अब इस ट्रेन को यहां से गुजरना है तो मजबूरी है, बीच में से जाना पड़ेगा। दिस इज थ्रू। ठीक है? जबकि ये है सड़क, रोड। इस तरफ खड़े हो भाई और रोड के उस तरफ जाना है तो ऊपर ऊपर से ही गुजर के पहुंच जाओगे। इसे कहते हैं अक्रॉस। He went across the road, I was standing across the road, यानी मैं रोड के दूसरी तरफ खड़ा था, वो रोड के दूसरी तरफ गया। वो जो ग्रोसरी शॉप है ना, वो हमारे घर के सामने है या रोड के दूसरी तरफ है। घर के सामने कहोगे तो इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, और रोड के दूसरी तरफ कहोगे तो अक्रॉस द रोड। समझे? तो वो अक्रॉस हो गया जब हम ऊपर ऊपर से गए, क्योंकि सुरंग में, टनल में उसके बीच में से ही गुजरोगे, इसलिए क्या होना चाहिए? थ्रू होना चाहिए। समझे? बहुत सारी सिचुएशन में देखा नहीं है मूवीज में, एक्शन मूवीज में, ऐसे हीरो बुलेट चलाता है, गोली चलाता है, और विलन कैसे बीचों बीच में से चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। तलवार भी यूं ही दिखाते हैं। तो थ्रू द बॉडी, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, द बुलेट पास थ्रू द बॉडी। अक्रॉस बोलोगे तो छू के निकल गई। समझे? अक्रॉस यानी हीरो को नहीं लगी भाई गोली, और थ्रू यानी लग गई। तो किसी चीज के बीच से गुजरना या ऊपर ऊपर से निकल जाना, ये होता है अक्रॉस और थ्रू। नदी में तैर तैर के जा रहे हो तो आजकल अक्रॉस लगाने लगे हैं। क्यों? ऐसा मानते हैं भाई स्विमिंग में ना पानी के ऊपरी सतह पे ही होती है, तो अक्रॉस ही होना चाहिए। जबकि एक टाइम था जब थ्रू लगाते थे। क्यों? तब ये मानते थे भाई थोड़ा तो पानी में उतरा है ना,
तो बहुत बार एक्रोस और थ्रू में नदी वाले केस में कुछ ऑथर कुछ एग्जामिनर कंफ्यूज कर देते हैं, कुछ एक्रोस मान लेते हैं कुछ थ्रू, क्योंकि सेंस दोनों आ रही होती हैं। अदरवाइज बाकी सारे केस में बड़े आराम से पता लगता है। जैसे जंगल से गुजरना है तो ऑब्वियसली थ्रू होगा, जंगल के ऊपर ऊपर से तो नहीं जा सकते, अंदर से ही आपको जाना पड़ेगा। गांव से गुजर रहे हो तो ऑब्वियसली थ्रू होगा, गांव के ऊपर से जाओगे तो बाईपास शब्द लिखा होना चाहिए, बाईपास से गया यानी बाहर बाहर से निकल गया। तो आपको ना सेंटेंस समझ में आएगा, कैसी वो फीलिंग दे रहा है, कैसी सिचुएशन दे रहा है, कैसी पोजीशन दे रहा है, उस हिसाब से आप अपने आंसर को चूज कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, ट्रेन पास थ्रू द टनल, यस शिवम। तो आपने ना अपने दिमाग में पोजीशन रखनी है, ये देखना है कि एग्जामिनर कैसी पोजीशन दे रहा है। जैसे वो पोजीशन दे उस हिसाब से आपने अपने आंसर को चूज कर लेना है। ज्यादातर बार फॉरेस्ट और टनल का केस आता है थ्रू के केस में, फॉरेस्ट को यूज करता है या टनल को। और एक्रोस तो बहुत सारी जगह पे हम लोग लगा सकते हैं, सड़क के लिए, नदी के लिए, बहुत बहुत जगहों पे एक्रोस का यूज होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम उसके बीचों बीच से गुजरते हुए ही दूसरी तरफ जाए, बाहर बाहर से भी निकल जाते हैं। जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि भाई बच्चे को ये कह दिया गया है माँ के द्वारा, सेंटेंस कुछ ऐसे बना देता है कि मार्केट से गुजरते हुए स्कूल चले जाना। जाना तो स्कूल है पर कहां से गुजरते हुए? मार्केट से। तो ऐसी सिचुएशन में थ्रू द मार्केट क्या कहोगे? थ्रू द मार्केट। व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द मार्केट आई सो अ बिग बटरफ्लाई एट अ टॉय शॉप, कुछ इस तरीके से। तो क्या कहा? व्हेन आई वेंट थ्रू द मार्केट I saw a big butterfly at a toy shop. टॉय शॉप एक स्मॉल प्लेस है तो मैं एट लगा रही हूं। मार्केट के बीच से गुजरते हुए मैंने बटरफ्लाई देखी भाई खिलौने की दुकान पे। तो मार्केट से बीच से गुजरते हुए बोल रहे हो इसलिए थ्रू द मार्केट। ओके बच्चों, समझे कि नहीं समझे? हाँ, थ्रू सी कह सकते हो। सविता चलो जल्दी से थम्स अप डालो अगर ये बात भी समझ आ गई है तो। Okay, Nirmala. Now I got your point as well. Let us move ahead then. Our next teeny tiny discussion is about amid and amids. ध्यान से अगर मैं इनके मीनिंग्स बताऊं तो दोनों का ही मतलब होता है के बीच में, या कई बार इसी को के बीचों बीच के लिए भी ले लिया जाता है। के बीचों बीच, जैसे आप कहो सड़क के बीचों बीच मेरा घर है, तो आप कहोगे amidst the road. I have my house, क्या बनेगी इंग्लिश में लाइन? I have my house dash the road. तो क्या बोल रहा है? सड़क के बीचों बीच में घर है भाई, तो एमिड हो गया। अब झगड़ा ये आता है कि मैम दोनों को ही आपने सेम बता दिया, के बीच में या के बीचों बीच, तो हम फर्क कैसे करें? हमें फर्क करना है ये देख के कि अगर वॉवल से शब्द शुरू हो रहा है तो एमिड्स लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से शब्द शुरू हो रहा है तो हम एमिड लगाएंगे। यानी मैंने कहा देयर इज a small table dash the lobby। बताओ आंसर क्या होगा? और एक इसी को हल्का सा मॉडिफाई कर रही हूं, देयर आर स्मॉल किचन्स dash all the houses। अब हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि लॉबी के बीच में एक टेबल है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है टेबल का टी, है ना? जबकि यहां पे जो ऑल शब्द है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, तो सारे घरों के बीचों बीच रसोई घर हैं, ये कहना चाह रहा है। अब क्योंकि वॉवल है इसलिए नीचे मैंने चूज कर लिया एमिड्स, और क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो ऊपर मैंने चूज कर लिया एमिड। मेरे ख्याल से आपके आंसर भी मुझसे सिमिलर ही होंगे। तो बेसिकली बस इतना ही देखना है कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट। वॉवल हो तो एमिड्स,
और कॉन्सोनेंट हो तो एमिड। दोनों का सेंस क्या है किसी चीज के बीच में, जैसे क्लासरूम के बीच में टेबल की बेंचेस की एक रो है तो एमिड द क्लासरूम आएगा, देयर इज अ रो ऑफ बेंचेस एमिड द क्लासरूम, क्लासरूम के बीचों बीच में बेंचेस की एक लाइन है। तो जहां पे भी आप इस तरीके से यूज करेंगे ना, जैसे हमारे फेस के बीचों बीच में नोज है तो इस सिचुएशन में भी एमिड आएगा, क्योंकि किसी के नाक गाल पे तो आपने देखी नहीं होगी, माथे पे भी नाक नहीं होती है, सेंटर में होती है, फेस चकोर है, गोल है, ओवल है, कैसा भी शेप है, तो नाक बीचों बीच मिलेगी आपकी, तो उस सिचुएशन में भी क्या आएगा, एमिड आएगा। दिस इज द लॉजिक टू चूज the difference between these two words. Now tell me, is it clear to you all? So I should move on the next discussion. That is the difference between at and on. हालांकि we have discussed it earlier as well, पर थोड़ा टुकड़ों में, अब थोड़ा जोड़ के सीख लेते हैं। thumbs up चाहिए एमिड एमिड्स के लिए, फिर आगे जाऊंगी। बताओ। कल जब हमने एट और इन पढ़ा था ना, कल या परसों जब भी पहली क्लास थी अपनी, तो मैंने कहा था स्मॉल प्लेसेस के लिए एट, याद है? और आज की क्लास में मैंने आपको क्या कहा है, सरफेस पे छूती हुई पोजीशन अगर दिखानी है तो ओन। यही फर्क है। हाँ यस अंजलि, यू आर राइट, यही फर्क है। तो स्मॉल प्लेस, छोटी जगहों के नाम एट होते हैं, और सरफेस दिखाओ तो ओन आता है। जैसे अगर उसने डैश रेलवे स्टेशन लिखा है तो बच्चे को बताओ रेलवे स्टेशन इज द नेम ऑफ अ स्मॉल प्लेस, एट होना चाहिए। अगर उसने प्लेटफॉर्म लिखा है तो यहां भी बच्चे को बताओ दैट इज अ सरफेस, तो आंसर ओन होना चाहिए। रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस, एट होगा, और जैसे ही हम सरफेस की बात करेंगे तो ओन हो जाएगा। एट द बैक और बिहाइंड में क्या डिफरेंस होता है? बिहाइंड फिजिकल पोजीशन को दिखाता है और एट द बैक एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन को। अब ये क्या फर्क है मैम? आप कह रहे हो वो मेरे पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करता है, तो इसका मतलब है एट द बैक, यानी उस समय पे आप वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो। दिस पैनल इज बिहाइंड मी, दिस पैनल इज बिहाइंड मी, फिजिकली प्रेजेंट है वो, इसलिए बिहाइंड आएगा। तो फिजिकल पोजीशन को बिहाइंड दिखाता है और एब्स्ट्रैक्ट को बैक दिखाता है। वैसे बैक एडजेक्टिव होता है, इसलिए वो पोजीशन को दिखा ही नहीं पाता, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन हो जाते हैं, यानी व्यक्ति वहां पे है ही नहीं उस सेंस में। बिहाइंड यानी एग्जैक्ट पीछे, और बैक यानी उसके पीछे 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 भी कहना है तो भी बैक लगा देते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है। बैक ऑफ माई हाउस ऐसा कह सकते हो, मतलब मेरे घर के पीछे आपका घर है, तो आप इसमें बैक लगा सकते हो, क्योंकि दूरी नहीं क्लियर, एडजेसेंट बिल्कुल पीछे है कि नहीं है ये नहीं पता। तो जब एग्जैक्टली कहना है तो बिहाइंड। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी व्हेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, ऐसे जब वो क्लियर हिंट दे रहा है कि बिल्कुल पीछे ही खड़ा था जब मैं बात कर रहा था, तो वो बिहाइंड है। अदरवाइज बाकी सब जगह बैक, जब वो फिजिकल क्लैरिटी ना दे। बताओ निर्मला, समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे ना बाकी पेयर याद नहीं है, मैंने आपको पहले दिन कहा होगा कि लिस्ट बना लेना, ताकि कोई छूटे तो मुझे पता लग जाए। मुझे एक ही याद आ रहा है बस, कि हमने इन, ऑन और बाय डिस्कस नहीं किया, और मुझे इसमें भी डाउट है जैसे कल करा दिया हो शायद मैंने। व्हीकल का केस में सिखाया था क्या कल ऐसा कुछ? व्हीकल के केस में इन, ऑन और बाय, ये आपको याद दिलाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं इस केस में। हाँ रंजीता पूछा तो निर्मला ने था शायद। निर्मला जी समझ नहीं आया? अच्छा आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बार बताना पड़ेगा कौन कौन से पेयर रहते हैं, मेरे दिमाग में और कोई नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं फिर बुक शुरू करूंगी अब इसके आगे। ये मैंने आपको ब्रीफिंग ऑफ टॉपिक कर दी है, कि मोटा मोटा सा आइडिया ऑफ ऑल प्रेपोजिशन। सब इनके डीप डीप वाले रूल्स को हम रीड करेंगे। बुक को पैनल पे ओपन करूंगी, पहले रूल्स को रीड करेंगे,
और फिर उसके नीचे के क्वेश्चन, फिर रूल रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन। रीडिंग करते हुए कोई समझाने की बात आई, कुछ सही कुछ गलत हो जाता है जैसे किताब में, वैसा कुछ आएगा तो हम उसको इंप्रूव करते हुए चलेंगे। लिस्ट बना ली थी शिवम? तो कौन कौन से पेंडिंग है शिवम बताओ एक बार चेक करके। कौन सा ऐसा पेयर है जो हमने डिस्कस नहीं किया है? एक तो मुझे याद आता है जैसे इन, ऑन और बाय डिस्कस नहीं हुआ है। बाय और विद बताया तो था कल, कल की क्लास का लास्ट में बाय और विद ही बताया था, कुछ लेटर बुक पेन का एग्जांपल लेके। विद और बाय हुआ था मैम। अच्छा, बाय इन और ओन नहीं हुआ था। चलो तो एक तो ये तो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा और कौन सा पेयर रह रहा है मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा। एक तो हम इन, ऑन और बाय तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी आज की क्लास में ये करा दूंगी। और कौन सा पेयर पेंडिंग है? तब तक आप वो लिस्ट चेक करके ढूंढ लो, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्लिश कह रही है किसी भी व्हीकल के लिए आप बाय लगा सकते हो, किसी भी व्हीकल के लिए आप बाय लगा सकते हो अगर आर्टिकल नहीं है तो। आर्टिकल ना होने की सूरत में हमेशा बाय लगाओ, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। ठीक है, बाय लगा दो अगर आर्टिकल नहीं है तो। पर अगर आर्टिकल आ गया तो, यानी अगर आर्टिकल आ गया तो इन भी लग सकता है और ओन भी। और इन तब लगाते हैं जब कार, टैक्सी, जीप टाइप का व्हीकल हो, यानी छोटा सा व्हीकल, तो इंग्लिश कहती है इन लगा दो। बड़ा व्हीकल है, बस है, ट्रेन है, ट्रक है, एरोप्लेन है, ऐसा कोई व्हीकल लिखा है तो ओन लगा दो। आर्टिकल केस में ये ओन और ये इन। कैसे? आई वॉज गोइंग इन द कार, ही वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी। ऐसे अगर मैं कह रही हूं ही केम टू माई हाउस ऑन अ बस, वो बस से मेरे घर आया। ही केम टू माई हाउस ऑन अ बस। आई वेंट देयर ऑन अ ट्रेन। इस तरीके से बच्चों, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, है ना। ओन क्यों? क्योंकि आर्टिकल है। इन क्यों? क्योंकि आर्टिकल है। बाय क्यों? क्योंकि आर्टिकल नहीं है। समझे? अच्छा, बस यही नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। गुड। फिर तो हमने रैंडम डिस्कशन ऑफ प्रेपोजिशंस यानी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लिया है। कल की क्लास में मैं सीधा बुक डिस्कस करना शुरू करूंगी आपसे। पैनल पे राउंड अराउंड रहता है, ठीक है। बिहाइंड तो अभी अभी बता दिया ना शिवम, जब निर्मला ने पूछा कि बिल्कुल पीछे कोई चीज है तो वो बिहाइंड होती है। राउंड और अराउंड और बता देती हूं, तब तक आप इसके लिए थम्स अप डाल दो। देखो ध्यान से, इसका मतलब भी के चारों तरफ, इसका मतलब भी के चारों तरफ। लिख देती हूं, दोनों का मतलब है किसी चीज के चारों तरफ। तो फर्क क्या है मैम? राउंड तब लगाते हैं जब आप किसी चीज के चारों तरफ फिक्स पाथ पे गोल गोल घूम रहे हो, और अराउंड तब लगाते हैं व्हेन पाथ इज नॉट फिक्स्ड। पाथ इज नॉट फिक्स्ड। कैसे? बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, मम्मी पापा के चारों तरफ खेल रहे हैं, कोई फिक्स पाथ नहीं है। अराउंड देयर पेरेंट्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड देयर पेरेंट्स, यानी मम्मी पापा के आजू बाजू, इधर उधर, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट खेलने लग रहे हैं। दिस इज अराउंड। राउंड क्या होता है? द सन मूव्स राउंड द, सॉरी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हमेशा इसमें क्या सुना है आपने? द अर्थ मूव्स राउंड सुना है, अराउंड नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स पाथ है अर्थ का, जिस फिक्स पाथ पे वो घूमती है वो पाथ फिक्स है। तो जब आप पाथ को फिक्स दिखा रहे हो तो राउंड, जब आप पाथ को फिक्स नहीं दिखा रहे हो, बस ऐसे ही किसी चीज के चारों तरफ दिखा रहे हो, तो उस केस में अराउंड आता है। बताओ और कोई रह गया या सारे हो गए? जल्दी से बताओ, और कोई रह गया या सारे हो गए? बताना बच्चों।
सारे हो गए तो थम्स अप्स डाल दो। इसके आगे फिर अब मैं बुक ओपन करूंगी पैनल पे और उसको वहां से डिस्कशन शुरू करेंगे, एक एक प्रेपोजिशन, उसके रूल एंड प्रैक्टिस, जो हम कल से नहीं, हम मंडे से शुरू करेंगे। कल मैं आपका ईडीएम का टेस्ट प्लान किया है अप टू 300 फ्रॉम पार्ट 2। कल 12:10 पे ईडीएम्स का टेस्ट रखा है। पार्ट 2 के 300 ईडीएम मैंने करवा दिए है ना, वहां तक का। जी मुस्कान, थैंक यू। बाकी बच्चे भी बता दो एक बार तेजी से।